हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लस वन से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो थ्री मेथड्स के थ्रू होती है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ाई है। तो वही हम वन बाय वन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो तीन तरीकों से होती है, मैंने आपको बताया था। क्या है? एक होती है थ्रू कंडक्शन, एक होती है थ्रू कन्वेक्शन, एंड थर्ड मेथड इज थ्रू रेडिएशन। ठीक है ना। ये थ्री मेथड्स हैं जिनके थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हम वन बाय वन तीनों जो हैं वो स्टडी करेंगे। सो आज हम जो करेंगे वो करेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? तो पहले कंडक्शन की बात करते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज द मेथड, कंडक्शन वो मेथड है थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सॉलिड्स। ठीक है ना। तो सॉलिड्स हमें मालूम ही है कि तीन तरह के मैटर होता है, एक सॉलिड और लिक्विड और एक गैस। ठीक है ना। सॉलिड्स में जब हीट ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वो किसके थ्रू होती है? जिस मेथड के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ये हीट ट्रांसफर होती कैसे? कंडक्शन के थ्रू। जैसे मान लो हमने एक ऐसे एक कैंडल जला ली है। ठीक है ना। कैंडल के ऊपर अगर हम ऐसे एक मेटेलिक रॉड रख देंगे, मान लो कि आयरन का ही हमने कोई ऐसे रख दिया, और ए, तो क्या होगा कि हीट ए एंड से शुरू होगी। ए एंड जो है पहले गर्म होगा, फिर धीरे 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 कहाँ पे पहुंच जाएगी? बी एंड पे पहुंच जाएगी, जहाँ से हमने इसे होल्ड कर रखा है। और हमारे हैंड को भी फिर ये फील होगी। होता कैसे है ये? देखो भाई, हर सब्सटेंस जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। सो सॉलिड्स में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज पड़े होते हैं ऐसे करके। ठीक है ना। जब हम इसे हीट करते हैं एक एंड पे, जैसे मान लो ए एंड पे हमने हीट किया, तो हीट क्या इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल्स ई एंड पे बैठे हुए हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, और जब वो एनर्जी को गेन करते हैं तो वो फिर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशंस। तो हिलना शुरू कर देते हैं। जब वो हिलते हैं तो साथ वाले एटम और मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है वो साथ वाले को ट्रांसफर होती है। वो भी वाइब्रेट करना शुरू करता है, वो फिर अपने अगले वाले के साथ कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है। ऐसे ही धीरे धीरे हीट जो है वो ए एंड से बी एंड तक पहुंच जाती है। तो बेटा इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं? कंडक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये था कंडक्शन के बारे में। सो कंडक्शन की एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि घर में हम जब भी, जैसे मान लो चाय बनाने वाला बर्तन हो या कोई और, उसके हैंडल पे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जड़ा होता है। वो इसलिए जड़ा होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, उसमें मान लो पानी को गर्म करते हैं, तो वो वाटर के थ्रू हीट जो है वेसल में, और वेसल से हमारे हैंड में पहुंच जाती है। ठीक है ना। जब हम देखो किसी भी वेसल को गर्म करेंगे, नीचे इसके मान लो हमने ऐसे फायर ऑन की है, तो पहले वेसल गर्म होगा। ठीक है ना। वेसल से फिर क्या होगा? फिर अंदर जो लिक्विड पड़ा है उसको हीट मिलेगी। ठीक है ना। हीट जो है तीन तरीकों से बेटा यूज हो रही है। एक तो सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है ना। थोड़ी हीट ये वेसल ले रहा है, बाकी किस में जा रही है? लिक्विड में जा रही है। ठीक है ना। तो इसका ऐसे मान लो हैंडल लगा होता है, ऐसे इसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो चढ़ा होता है, जिससे हम इसे होल्ड करते हैं। अगर ये ना चढ़ा हो फिर क्या होगा कि हीट जो है वो ट्रांसफर होके कंडक्शन के थ्रू इसके हैंडल में भी पहुंच जाएगी, जिससे कि हमें ये काफ़ी ज़्यादा हॉट लगेगा और हम इसे पकड़ नहीं सकेंगे। इसलिए इसके हैंडल पे क्या चढ़ाया होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल चढ़ाया होता है, जिसमें से हीट जो है वो पास नहीं कर पाती। ठीक। तो ऐसे कंडक्शन की एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि
वेरिएबल और स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग कंडक्शन, कि जब हम कंडक्शन करते हैं, जब हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन, तो उस समय दो स्टेट्स बनती हैं, एक वेरिएबल स्टेट बनती है, एक स्टेडी स्टेट बनती है। तो वो वेरिएबल और स्टेडी स्टेट्स क्या है उनके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। स्टेडी एंड वेरिएबल स्टेट। तो बेटा इस स्टेट को अंडरस्टूड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 मीटर मेटेलिक रॉड लेंगे जिसका एक एंड जो है वो 90 डिग्री पे ऐसे बेंड किया होगा, ठीक है ना, जो कि ऐसे लेड क्रूसिबल में इंसर्ट किया होगा ऐसे करके। और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिर इस लेड क्रूसिबल को क्या करेंगे, हीट करेंगे ऐसे करके नीचे से। ये मान लो मैंने स्टैंड लगा रखा है और इसके नीचे हमने बर्नर लगा दिया है, ये बर्नर लगा दिया है और ये फायर चल रही है, ठीक है ना, ये हीट करेंगे इससे। यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगा देंगे। ये स्क्रीन क्यों लगाएंगे इसकी भी बात करेंगे। फिर इस पे हम कैविटी बनाएंगे, इक्वी डिस्टेंट कैविटी, यानी इक्वल डिस्टेंस पे कैविटीज बनाएंगे ऐसे करके। ये कैविटीज मैंने बना दी हैं, शो कर दी हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मरकरी भरेंगे। मरकरी, मरकरी क्यों भरेंगे ये भी आपको बताएंगे अभी। ये मरकरी भर दिया। फिर इसमें टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर्स जो है वो इसमें रखेंगे। देखो उसका थर्मामीटर का बल्ब जो है मरकरी में हम रखेंगे। ये थर्मामीटर्स मैंने लगा दी, ये थर्मामीटर्स ऐसे। ये सेकंड थर्मामीटर्स आ गया, ये थर्ड थर्मामीटर आ गया और ये फोर्थ थर्मामीटर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो क्या है कि इसको अब हम हीट करेंगे ऐसे करके। ये स्क्रीन क्यों लगा रखी है, ये स्क्रीन हमने इसलिए लगा रखी है कि हीट जो है यहाँ थर्मामीटर्स पे थ्रू कंडक्शन ही पहुंचे, रेडिएशन के थ्रू ना ये पहुंचे। रेडिएशंस को, हीट रेडिएशंस को रोकने के लिए हमने ये स्क्रीन लगाई है कि डायरेक्ट हीट वहां पे ना पहुंच जाए, जिससे कि ये जो मेटेलिक मेटल है ये डायरेक्ट हीट ना गेन करे, ताकि ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसका राइज ना कर जाए रेडिएशन के थ्रू। क्योंकि हम सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, कंडक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ हीट ट्रांसफर कराएंगे थ्रू कंडक्शन। रेडिएशन के थ्रू हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि हीट रेडिएशन ना पहुंचे। तो अब देखो क्या होगा कि इसका एंड जो है, एक एंड जो हमने गर्म कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हीट जो है ट्रांसफर होगी कंडक्शन के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इसके नज़दीक हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, फिर वो कोलाइड करेंगे, नेक्स्ट को ट्रांसफर करेंगे, वो फिर वाइब्रेट करके कोलाइड करेगा नेक्स्ट को, वो फिर ट्रांसफर करेगा, धीरे धीरे आगे हीट सप्लाई होगी। तो हम इन स्टेट्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये दो कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा पोर्शन इसका कंसीडर कर लेते हैं, ए बी इस रॉड का, ठीक है। तो क्या होगा कि शुरू में जब हीट ट्रांसफर होगी तो हर थर्मामीटर का टेम्परेचर जो वो है वो राइज करेगा ऐसे करके। हर टेम्परेचर, हर थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, ऐसे राइज करेगा, ठीक है ना। तो राइज करेगा, ये राइज क्यों करेगा, देखो भी कि जब हीट आएगी, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये मान लो कि जैसे ए पॉइंट पे हीट को इसने गेन किया, ठीक है ना, सब्सटेंस हीट गेन करेगा, तो कुछ हीट जो है वो क्या करेगा, सराउंडिंग में देगा, और बाकी हीट क्या करेगा, नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है ना। तो जो हीट ये गेन करेगा उस हीट के कारण ये इस थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा। यानी कि जितनी भी हीट पीछे से आ रही है उसका कुछ पोर्शन ये ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ पोर्शन सराउंडिंग में देगा, और कुछ पोर्शन क्या करेगा, नेक्स्ट पोर्शन को ट्रांसफर करेगा। वो जो नेक्स्ट पोर्शन को ट्रांसफर होगी हीट, उसका जैसे मान लो ए से बी तक हीट पहुंची, उसका कुछ पोर्शन ये बी पोर्शन भी एब्जॉर्ब करेगा कुछ रेडिएशन के थ्रू,
ट्रांसफर करेगा और बाकी किसको देगा, नेक्स्ट पोर्शन को देगा, जैसे मान लो सी को दे देगा ये ऐसे। तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो हर थर्मामीटर का क्या करेगा, राइज करेगा। सो जब टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है हर थर्मामीटर का, तो उस वक्त हम स्टेट को क्या कहेंगे, वेरिएबल स्टेट कहेंगे। उस वक्त इस कंडक्टर की स्टेट को हम क्या बोल देंगे, वेरिएबल स्टेट। यानी कि जब टेम्परेचर लगातार हर थर्मामीटर का राइज कर रहा है, उस स्टेट को हम इसका क्या बोल देंगे, वेरिएबल स्टेट बोल देंगे। सो वेरिएबल स्टेट क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ द कंडक्टर when temperature of its each portion is rising, ठीक है ना। हर पोर्शन का टेम्परेचर राइज कर रहा है, उस स्टेट को हम कंडक्टर की को क्या बोल देंगे, कंडक्शन के दौरान उस स्टेट को क्या बोल देंगे, वेरिएबल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि टेम्परेचर जो है वो हर थर्मामीटर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट क्यों हो जाएगा वो भी बात करेंगे अभी। ये देखो ऐसे करके आएगा, ये यहाँ पे आके टेम्परेचर सबका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ए बी सी, इसको डी डी कैविटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी कैविटी में जो थर्मामीटर पड़ा है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। सो जैसे जैसे हम इससे सोर्स ऑफ हीट से दूर जाएंगे, टेम्परेचर जो है थर्मामीटर्स का वो फॉल करता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब जब सारे थर्मामीटर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जैसे मान लो पीछे से हीट आती है, तो उसका कुछ पोर्शन तो ये सराउंडिंग में देता है और कुछ पोर्शन, बाकी पोर्शन को क्या करता है, नेक्स्ट में ट्रांसफर कर देता है, ये ऑब्जॉर्व नहीं करता कुछ भी। ऐसे ही ये पोर्शन में जब हीट पहुंचेगी, ये भी उसका कुछ पोर्शन सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा, बाकी क्या करेगा, नेक्स्ट को भेज देगा, खुद नहीं ये कुछ भी ऑब्जॉर्व करेगा, जब इसकी स्टेडी स्टेट आ जाएगी तब, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर स्टेडी स्टेट के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये देखो क्या होता है कि जब डी पे हीट पहुंची, उसका कुछ पोर्शन तो इसने सराउंडिंग को दिया कुछ पोर्शन, तो हीट का जो कुछ पोर्शन सराउंडिंग में चल गया, वो हीट कम हो गई ना, तो वो फिर वो आगे पहुंची, तो जिसके कारण टेम्परेचर उतना नहीं राइज किया, क्योंकि अब जब डी से ए तक हीट पहुंची तो हीट का कुछ पोर्शन तो सराउंडिंग में चला गया, तो कम हीट पहुंची, डी के मुकाबले ए पे हीट कम पहुंची, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या है, डी के मुकाबले कम है। ऐसे ही ए कुछ पोर्शन को हीट की को सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देगा, रेस्ट ऑफ द हीट इज ट्रांसफर टू पोर्शन बी। तो क्योंकि कुछ पोर्शन इस सराउंडिंग में देगा, तो हीट जो है वो कम हो जाएगी बी तक पहुंचते पहुंचते, जिसके कारण इसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सोर्स ऑफ हीट से, टेम्परेचर थर्मामीटर्स का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्टेट को क्या बोल देते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, जब सारे थर्मामीटर्स का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट की फिर डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, स्टेडी स्टेट, इट इज द स्टेट ऑफ कंडक्टर, it is the state of conductor during conduction when temperature of its each portion becomes constant, ठीक है ना। तो उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते थे। अब यहाँ पे हमें बेटा दिखाई भी दे रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी डिस्टेंस किससे, सोर्स ऑफ हीट से। तो सोर्स ऑफ हीट से डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। So the rate of decrease of temperature with distance from the source of heat is known as temperature gradient। उसे हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम फिर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रेट ऑफ
decrease of the rate of decrease of temperature with distance is known as temperature gradient, is known as temperature gradient। ठीक है, सो मान लो कि डी जो है वहां पे टेम्परेचर कितना है, टी है, ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस सोर्स से कितना है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस सोर्स से है एक्स है, ठीक है ना। बी का जो टेम्परेचर क्या है, टी माइनस डी टी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना जब डी से ए तक जाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना है सोर्स से, इसका डिस्टेंस है एक्स प्लस डी एक्स, और डी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ फिर, डी एक्स हुआ ना। सो डी एक्स डिस्टेंस तय करने पर इसका कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, डी टी डाउन हुआ। सो डी टी ओवर डी एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर डी एक्स। तो माइनस का साइन, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। so negative sign shows that temperature decreases with increase of distance, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थर्मल कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो उसे जो भी हम नेक्स्ट करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट करेंगे उसे या तो हम थर्मल कंडक्टिविटी सिंपल बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी उसे बोलते हैं। तो आप कुछ भी उसे बोल सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी सिंपल लिखी है या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लिखा है, तो दोनों का मतलब सेम ही हम लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो देखो, कंडक्शन को स्टडी करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि एक क्यूब कंसीडर करते हैं, ऐसे करके क्यूब कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसके ईच फेस का एरिया जो है वो हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लो फेस पी है और ये मान लो फेस क्यू है, ठीक है ना। तो पी फेस का एरिया भी ए है और क्यू फेस का एरिया भी ए है। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, और मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है इसकी D है, ठीक है ना। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस कितना है, D है। और मान लेते हैं कि हीट ट्रांसफर, अब देखो कि दोनों फेसेस जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे, आपको मालूम ही है हीट कब ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर वो सेम टेम्परेचर पे है तब हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट कब ट्रांसफर होगी, जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा टू बॉडीज के बीच में, एक ज्यादा टेम्परेचर पे होगी और एक लो टेम्परेचर पे होगी, और हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो ऐसे ही देखो, ये क्यूब है, इसका एक फेस T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 पे, अलग अलग टेम्परेचर। मान लेते हैं T1 जो है इज ग्रेटर देन T2, तो हीट जो है ए फेस से पी फेस से क्यू फेस में चेंज हुई, ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो कितनी हीट ट्रांसफर होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेस पी टू क्यू इज डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर्स, नाउ वी विल स्टडी दैट, ठीक है ना। तो अब हम हीट ट्रांसफर को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस फेस को हम क्यू की जगह कुछ और नेम दे देते हैं। क्या नेम दे दें इसका, इसका एस दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्यू हम किसके लिए यूज करेंगे, हीट ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि फेस पी और एस में हीट ट्रांसफर होती है कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए हमने हीट को ट्रांसफर होने दिया,
ठीक है। तो हीट कितनी ट्रांसफर हुई वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम लिखेंगे। तो द फैक्टर्स ऑन विच heat transferred from phase P to phase C is depending upon फॉलोइंग फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो लिखेंगे, फॉलोइंग फैक्टर्स। सो पहला फैक्टर क्या है कि हीट ट्रांसफर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि दोनों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। सेकंड किस पे निर्भर करती है, एरिया ऑफ ईच फेस, कि दोनों का एरिया क्या है फेसेस का, ठीक है ना। थर्ड पे किस पे डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि कितने टाइम तक हमने हीट को ट्रांसफर होने दिया, जितने ज़्यादा टाइम के लिए हीट को ट्रांसफर होने देंगे उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी। और फोर्थ किस पे डिपेंड करती है कि हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी, क्योंकि सराउंडिंग में फिर ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। सो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी, इसलिए हीट जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन चारों इक्वेशंस को अब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। कंबाइनिंग फोर इक्वेशंस क्या बनेगा फिर, कंबाइनिंग फोर इक्वेशंस। तो Q जो है हीट ट्रांसफर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ये आ जाएगी A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T ओवर D, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का डालेंगे और ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, T1 माइनस T2 इंटू T ओवर D, ठीक है ना। ये क्या K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और जिसे सिंपली क्या बोल देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यही हमारा टॉपिक था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। अब देखो, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे देख लो कि थर्मल कंडक्टिविटी, अब मान लो कि जो एरिया है ईच फेस का वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 1 केल्विन है, टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, और डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस 1 मीटर है। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, हीट ट्रांसफर्ड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। सो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बिटवीन टू faces of unit area when temperature difference between them is 1 Kelvin and when they are placed at 1 meter apart and when heat is allowed to transfer for 1 second, then amount of heat transferred is equal to coefficient of thermal conductivity, ठीक है ना। कि जब हम हीट को ऐसे दो फेसेस के बीच में ट्रांसफर होने देते हैं जिनका एरिया 1 मीटर है, टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है, और जिनमें कितना डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो 1 सेकेंड के लिए जब हम हीट को ट्रांसफर होने देंगे तो जितनी हीट ट्रांसफर होगी है इन कंडीशंस में, वो हीट किसके इक्वल आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगी। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। मान लेते हैं कि जो हीट हमने ट्रांसफर यहाँ पे होने दी है वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए हीट हमने ट्रांसफर होने दी। कितनी हीट, कितने टाइम के लिए, इफ टाइम इज वेरी स्मॉल, इफ टाइम इज वेरी स्मॉल, यानी कि जितनी टाइम में हीट ट्रांसफर होती है वो बहुत कम है, कितना है dt है, तो हीट कितनी ट्रांसफर होगी, वो
लिख लेते हैं हम, कितनी ट्रांसफर होगी डी क्यू, क्योंकि अगर टाइम कम है तो हीट भी कम ही ट्रांसफर होगी, और वो जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डी क्यू। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी इस केस में हम क्या ले लेंगे, ये डी टी के इक्वल ले लेंगे, और डिस्टेंस भी इस केस में हम क्या किसके इक्वल ले लेंगे, डी एक्स के इक्वल ले लेंगे। ये सारी चेंजेस इसमें करो तो देखो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है। अगर ये चेंजेस हम इसमें करें तो ये क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स, ये आता है। ए डी टी को दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन गया डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है ना, ये क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है ना, तो ये वाला रिलेशन भी हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये दो रिलेशन हमने थर्मल कंडक्टिविटी के पढ़े हैं आज हमने, तो ये दोनों ही आपने बड़े ध्यान से करने हैं। तो ये हम नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट जो है इन दो रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है तो सहज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो इसे ध्यान से देखना है, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ लगेगा।